बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। टुडे टॉपिक है जोग्राफिक रीजन्स ऑफ एशिया। आज का टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए मैंने आज के टॉपिक को दो लेक्चर्स में डिवाइड किया है। एक लेक्चर वीडियो लेक्चर आज इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा हाफ क्वेश्चन का, और हाफ क्वेश्चन का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर किया जाएगा। आते हैं हमारे जोग्राफिक रीजन्स ऑफ एशिया के ऊपर। बरआज़मों को हमने जिक्र किया था, तो बरआज़म में सबसे बड़ा बरआज़म एशिया है। तो इसके कौन कौन से रीजन्स बनते हैं? एशिया, जैसे हमने पहले कहा था, इसका मतलब है कि इंसान का घर, ये पुराना नाम है इसका, और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद बरआज़म है। ये मशरकी कुर्रे में और फिर मशरक में शुमाली कुर्रे में ये बुनियादी तौर पर यह वाक़ है। छोटा सा हिस्सा जनूबी कुर्रे में आ जाता है, जनूब मशरकी में। इसका एरिया 4,45,69,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और तकरीबन 30% दुनिया का टोटल एरिया, या 8.7% पूरी दुनिया का एरिया, यानी 30% खुश्की का एरिया है, और समंदर और खुश्की को मिला लिया जाए तो 8.7% बनता है टोटल एरिया का। ये बरआज़म का टोटल रकबा है। दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन, तहजीबें जो थी, वो इसी बरआज़म से उसकी इब्तिदा हुई थी। और एशिया के जो मशरक में हम देखते हैं तो पैसिफिक ओशन है हमारे पास, जनूब में हमारे पास इंडियन ओशन आ जाता है, शुमाल में आर्कटिक ओशन आ जाता है, और मगरब में हमारे पास यूरोप की बाउंड्री आ जाती है, जो कि फ़िज़िकल कम है और कल्चरल या हिस्टोरिकल ज़्यादा है। फ़िज़िकल पार्ट भी हैं, जैसे यूराल माउंटेन्स हैं, ब्लैक सी है, एजियन सी, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, ये उसके साथ बाउंड्री बनाती है यूरोप के साथ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इलाके, जैसे कॉकेशस के साथ ऊपर इलाके बन जाते हैं, ये भी फिज़िकल है। यहाँ पर यूराल और कैस्पियन के दरमियान में जो बाउंड्री बनती है, ये हिस्टोरिकल और कल्चरल है। लेकिन अगर ये पहाड़ भी हम देखें तो ये ज़मीन का एक टोटल हिस्सा है, जिसके दरमियान में एक पहाड़ी सिलसिला है, जिस कल्चरली हिसाब से और हिस्टोरिकल लिहाज से हमने यूरोप को इससे अलहदा किया है। हालांकि ये जोग्राफियाई लिहाज से यूरेशिया है, यूरोप और एशिया का एक बरआज़म बनता है। अब ये हमारे पास यूराल की बाउंड्री बनती है, कैस्पियन है, कॉकेशस के पहाड़ हैं, यहाँ पर कैस्पियन सी है, सॉरी ब्लैक सी है, एजियन सी, मेडिटेरेनियन है। यहाँ पर हमारे पास अफ्रीका के साथ जो बाउंड्री बनती है, गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ पर रेड सी है, और इस्थिमस ऑफ सुएज़ और सुएज़ कैनाल हमारे पास बन जाता है। ये बाउंड्री बारीक बाउंड्री बनती है। बाकी बड़े बड़े समंदर हैं जो इनको तकसीम करते हैं। 4.5 बिलियन लोग इसमें रहते हैं, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 60% है, यानी दुनिया की मैक्सिमम आबादी एशिया में रहती है, और एशिया की भी जनूब और जनूब मशरक और मशरक में इस इलाके में रहती है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़े बड़े जो ममालिक या मशहूर ममालिक हैं, जिसमें एशियाई रूस आ जाता है, चीन आ जाता है, जापान आ गया, कोरिया आ गया, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, इधर सीरिया, ये सऊदी अरब, यहाँ पर यूएई, ये बड़े बड़े ममालिक हमारे पास आ जाते हैं इसमें, मशहूर ममालिक में। रीजन्स जो हम देखते हैं तो एशिया को हम कुल 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये 6 हिस्से अपने इलाकाई मौजूदगी, जोग्राफियाई लिहाज से, कल्चरल लिहाज से भी, और अपनी लोकेशन के हिसाब से हम करते हैं। एक सबसे बड़ा मिसाल, एक रीजन है जिसमें हम रहते हैं, दैट इज़ साउथ एशिया है, या सदर्न एशिया हम कहते हैं। फिर उसके बाद ये ईस्ट एशिया है, ये ब्राउन कलर का। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया है, जो पर्पल कलर में हमारे पास आ जाता है। फिर वेस्ट एशिया है या वेस्टर्न एशिया है, जिसमें ये ग्रीन कलर आ गया। सेंट्रल एशिया है, ये वस्त में आ गया। और फिर नदर्न एशिया है, ये हमारे पास शुमाल में जो एशिया का इलाका आ जाता है, रूसी मुल्क पर, रूस के ऊपर ये है, एशियाई रूस का है या साइबेरिया का इलाका है, ये नॉर्थ एशिया का इलाका आ जाता है। एक ही मुल्क है वहाँ पे, और बाकी जो रीजन्स हैं उसमें एक से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं। हर इलाका कई मुल्कों में तकसीम है, और उसकी अपनी हुकूमतें, कल्चर, हिस्ट्री और उसकी इकॉनमी मुख्तलिफ है। सबसे पहले आते हैं हम साउथ एशिया की तरफ। जनूबी एशिया, जनूबी एशिया यहाँ पे देखते हैं, ग्लोब में हमें नज़र आता है, ये इलाका आता है, और मैप में जब हम देखते हैं तो ये येलो कलर हमारे पास जाता है, ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया में जो मेन ममालिक आ जाते हैं हमारे पास, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका आ जाते हैं, जबकि कभी कभार हम अफ़गानिस्तान को और यहाँ पर मालदीव के जजीरों को भी कभी कभार इसमें शामिल करते हैं, और यहाँ पे भी हमने इसको शामिल किया हुआ है। ये शुमाल और मगरब में ये पहाड़ी सिलसिले आ जाते हैं, और उसने बाकी इलाकों से इसको अलहदा रखा हुआ है जोग्राफियाई लिहाज से। इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर भी कहते हैं। शुमाल मगरब में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हिंदू कुश के पहाड़ आ जाते हैं, शुमाल में हमारे पास कराकोरम आ जाते हैं, और शुमाल मशरक़ की तरफ हमारे पास हिमालय के पहाड़ आ जाते हैं, जो इसको बाकी वस्ती मशरक़ी और मगरबी एशिया से जुदा करते हैं। इसके सबसे ऊंची चोटी के माउंट एवरेस्ट की है, दूसरे नंबर पर K2 आ जाती है। इन पहाड़ों के दामन में इसके जनूब में भीम शर्कन गरबन, और फिर ये जनूब की तरफ यहाँ पर एक बड़ा मैदानी पट्टी है जो इन पहाड़ों के साथ साथ मुतसलसल आ रही है, जो कि इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। इसमें इंडस का मैदानी इलाका, उसके बाद गंगा का इलाका, जमुना का, और फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का। तो ये दो हमारी ये पूरा मैदानी पट्टी हमारे पास बनती है, इन पहाड़ों के साथ साथ बनती है, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल है। और मगरिब में इन साहिलों के साथ रेतले मैदान और सहरा भी वाक़या हैं। इसके मज़ीद नीचे जब हम आते हैं तो ये हमारे पास पेनिनसुला या जजीरा नुमा या एक समंदर के अंदर निकली हुई उसकी एक नोक है, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ये सारा का सारा हमारे पास प्लेटो के ऊपर है, सतह मुर्तफ़ा के साथ है। दक्कन प्लेटो इसका मशहूर है, और बाकी इलाके यहाँ पे मशरक़ी घाट, मगरबी घाट के बुलंद इलाके, उठे हुए और कटे फटे इलाके शामिल हैं। नीचे श्रीलंका का है, ये भी बुलंद पहाड़ी पर सतह मुर्तफ़ा का इलाका आ जाता है। हमारी उसकी 1,87,64,803 किलोमीटर 803 आबादी लोग हैं इसमें, और एशिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से ये इलाका बनता है। और दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में इंडस सिविलाइजेशन वो इस इलाके में थी। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, एथनिक कौमी लिहाज से, ज़ुबान के लिहाज से और सियासी लिहाज से ये बहुत हिस्सों में तकसीम है, लेकिन अपने कल्चर, एथनिक यानी इलाकाई अपने शक्लों में हिसाब से, म्यूज़िक, रिचुअल, कस्टम्स के हिसाब से ये सारे आपस में मिलते हैं। इनकी आदतें, इनके रस्म व रिवाज आपस में बहुत सारे मिलते जुलते हैं। साउथ एशिया के बाद हमारे पास आ जाता है साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया मशरक में हमारे पास आ जाता है। ये जोग्राफिकल लिहाज से और एथनो कल्चरल लिहाज से बिल्कुल एक दूसरे से हमारे बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है। ये चीनी जापानी शक्लों के इलाके के लोग हैं, जिसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ये चीन, ताइवान, इसमें ये चीन है, यहाँ पे ताइवान है, ये मंगोलिया, शुमाली जनूबी कोरिया, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जापान का इलाका, और यहाँ पर हांगकांग के इलाका रियासत भी आती है जो कि चीन के अंडर है, लेकिन नीम खुद मुख्तार है। इसके इर्द गिर्द इसके मगरब के इलाके में हमारे पास पहाड़ आ जाते हैं। यहाँ पर तिब्बत के इलाके आ जाते हैं, जो कि नेपाल के साथ, हिमालय के पहाड़ों के साथ मिले हैं, जो कि नेपाल और इंडिया से अलहदा करते हैं। यहाँ पे कराकोरम के पहाड़ और तियान शान और ताई के पहाड़ हैं, जो सेंट्रल एशिया से और पाकिस्तान से इसको अलहदा करते हैं। पामीर के इलाके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास शुमाल में साइबेरिया के इलाके सतह मुर्तफ़ा आ जाते हैं, बुलंद इलाके उससे जुदा होते हैं। मशरक़ में हमारे पास बहरुल काहिल या ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पर येलो सी, ये इसको अलहदा करता है। जनूब में हमारे पास साउथ चाइना सी, और जनूब मगरब में हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक आ जाते हैं। मगरबी इलाके बिल्कुल खुश्क है, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं इनकी हवाओं को रोक देते हैं, और इन इलाकों में हमारे पास सहराई कैफियत आ जाती है। तो यहाँ पर टकला मकान का और गोभी, सराय गोभी, यहाँ पे बड़े बड़े सहरा हैं, आबादी यहाँ की बहुत कम है। शुमाल की तरफ या शुमाल मशरक़ की तरफ ये इलाके दरिया येलो रिवर या हुआंगहो रिवर के साथ जो इलाके हैं, ये इलाके बहुत ज़रखेज़ और प्रोडक्टिव लैंड है इस इलाके की। मगरब में जो पहाड़ी इलाके यहाँ पर बनते हैं, इनसे दरिया निकलते हैं और मशरक़ की निस्बत जाते हैं। पाकिस्तान में जनूब की तरफ आते हैं, यहाँ पे मशरक़ की तरफ दरिया जाते हैं। दरिया यांगजी यहाँ पे बहता है, एशिया का सबसे लंबा दरिया, और शुमाल में यहाँ पर हमारे पास येलो रिवर बहता है। आमूर रिवर बाउंड्री बनाता है रूस के साथ। ये येलो रिवर, ये इलाके
دریا ہیں بڑے مغرب سے مشرق کی طرف جاتے ہیں. مشرقی علاقہ معتدل ہے اور جنوبی علاقہ معتدل آب و ہوا کا ہے، جبکہ وسطی علاقے بہت زیادہ اس میں فرق آتا ہے گرمی سردی کا. پھر اس کے بعد نیچے اس کی آبادی جو ہے 1.7 بلین لوگ ہیں یہاں پر، یعنی پوری دنیا کا 22% ہے. ایشیا کے ساؤتھ کے بعد ہمارے پاس یہ علاقہ سب سے زیادہ گنجان آباد ہے ایریا کے لحاظ سے، کور کے لحاظ سے. ریجن میں ہمارے پاس دنیا کے بڑے بڑے شہر آ جاتے ہیں، میٹروپولسز آ جاتے ہیں، بڑے بڑے شہر آ جاتے ہیں. اس میں بیجنگ ہے، ہانگ کانگ، سیول، شنگھائی، ٹائپے اور ٹوکیو کا بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں. ایسٹ ایشیا میں ہمارے پاس جو چین کی سویلائزیشن ہے یہ سب سے پرانی ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس منگول، کورین اور جاپان کی سویلائزیشن بھی آ جاتی ہیں. یہ بھی بہت پرانی سویلائزیشنز تھی، اور دنیا کا سب سے بڑی اور طاقتور اکانومیز جو ہیں وہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، تائیوان، ہانگ کانگ، وہ بھی اس علاقوں کی ہے. بہت ہی مضبوط اکانومیز ہیں اس کی. ایسٹ ایشیا کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا. جنوب مشرقی ایشیا ہمارے پاس ایشیا کے بالکل جنوب مشرق، یہاں پہ پرپل کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مین لینڈ کے ساتھ اور بہت سارے جزائر کے اوپر یہ مشتمل ہے، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ ایک طرف شمال میں چین آ جاتا ہے، مغرب میں ہندوستان آ جاتا ہے، مشرق میں بحر الکاہل آ جاتا ہے، جنوب میں بحر ہند اور آسٹریلیا کا بر اعظم آ جاتے ہیں. تو یہ ان سارے علاقوں کے درمیان میں یہ جزیرہ نما اور بہت سارے جزیروں کے اوپر یہ مشتمل ہے. اس میں ہمارے پاس یہ برونائی آ گیا، کمبوڈیا آ جاتا ہے، تیمور آ جاتا ہے، انڈونیشیا ہے، لاؤس ہے، ملیشیا ہے، میانمار ہمارے پاس، فلپینز، یہاں پر سنگاپور، تھائی لینڈ اور یہاں پر ویتنام کی یہ بڑی پٹی، یہ ہمارے پاس ممالکات، یہ مشہور ممالک میں اس کا ذکر آ جاتا ہے. مین لینڈ پورشن جو مین زمین کا حصہ ہے اس کا، یہ چین اور ہندوستان کے درمیان میں پایا جاتا ہے. اس کو انڈو چائنا بھی کہا جاتا ہے، انڈو چائنیز پیننسولا بھی کہتے ہیں یا انڈو چائنا بھی کہتے ہیں. انڈو چائنا کیونکہ یہاں پہ انڈین کالے رنگ کے ہیں، چائنیز سفید اور چھوٹی آنکھوں کے ہیں، تو ان کی شکل انڈیا والوں کی طرح ڈارک ہے اور چائنیز کی طرح سے چینی آنکھیں ہیں. تو انڈو چائنا کی کریکٹرسٹکس اس میں آ جاتی ہے، دونوں کی آ جاتی ہیں، ان میں مکسچر ہے ان کا. یہ علاقہ ہمارے پاس سب سے اونچے پہاڑ بھی جو اس علاقے کے ہیں وہ ہے ہکاگابو رازی 5997 میٹرز کے ہے. یہ میانمار کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے. اور تھائی لینڈ میں میون کا والکینو ہے جو دنیا کا سب سے خوبصورت اور سموتھ والکینو آ جاتا ہے، وہ بھی اس علاقے میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے سمندر، خلیج اور بیز نے اس علاقے کو گھیرا ہوا ہے اس جگہ کو. اور یہاں کی آبادی جو مین جو کلچر یہاں پر ہے وہ ہمارے پاس ایگریکلچر یہاں پر بہت زیادہ ہے. تھائی لینڈ میں تھوڑی انڈسٹریز اور وہ آ جاتی ہیں، باقی سارا کا سارا ایگریکلچر ریجن ہمارے پاس ہی آ جاتا ہے. پھر اس کے جنوب اور مشرق کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے جزائر پہ مشتمل ہے. یہ جزائر جو ہمارے پاس ہیں یہ گرم اور مرطوب ہیں تمام سال. یہ پورے مین لینڈ میں بھی اور جزائر یہ سارے گرم اور مرطوب علاقے ہیں. بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سخت گرمی ہوتی ہے پورا سال، اور ہر وقت ڈیلی کی روزانہ کی بارشیں اکثر ان میں پائی جاتی ہیں. یہاں پر پھر یہ جزائر ہیں، جزائر میں انڈونیشیا ہے، کچھ ملیشیا کے ہیں، فلپین کا ہے، ایسٹرن ٹیمور، یہ ویسٹرن ینجائے، یہ علاقے ہمارے پاس بہت سارے جزائر کا گروپ بھی اس میں شامل ہے اسی کا. یہ خط استوا سے کچھ جزائر جو ہیں وہ جنوبی کرے میں باقی ہیں، باقی سارے کا سارا شمالی کرے میں ہے. ان علاقوں کو ساؤتھ ایسٹ ایشین بھی کہتے ہیں یا ایشینائٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے. ایشینائٹس مینز ایشینوں کی طرح، جیسے چین اور ہندوستان والے مین ایشینس دو ڈفرنٹ کلچرز ہیں، تو ان دونوں کا ملاپ کی صورت میں ایشینائٹس ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں. آبادی اس کی 655 ملین ہے اور دنیا کا مور دین ون ففتھ جو ہے وہ انڈونیشیا میں رہتا ہے. یعنی جتنی اس کی 655 ملین لوگ ہیں اس میں 1/5 حصہ صرف انڈونیشیا میں رہتا ہے. اور انڈونیشیا میں بھی جو جاوا کا جزیرہ، یہ چھوٹا سا جزیرہ جاوا کا ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ جاوا کا جزیرہ. اس جاوا کے جزیرے کے اوپر میکسیمم پاپولیشن یہاں پر رہتی ہے 1/5، یعنی 1/5 حصہ ساری آبادی کا صرف اس جزیرے پہ رہتا ہے. اتنی گھنی ڈینس پاپولیشن ہے اس علاقے کی.
انڈونیشیا بھی جو ہے یہ انڈونیشیا کا جو ملک ہے یہ اس 40% آبادی 40% دنیا چوتھا موسٹ پاپولس کنٹری ہے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے، چوتھا، چین، ہندوستان اور